Hello guys, this is Nadeem and we are on a mission to teach at least 1 million people how to evolve digitally and earn a living online. Welcome to my YouTube channel. तो जैसा कि हमने कल देखा था लेक्चर नंबर 2 में कोरल ड्रॉ के बेसिक इंटरफेस क्या होता है और कुछ एसेंशियल टूल्स हमने चेक किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आगे के और टूल्स कौन कौन से हैं और उसे हम किस तरह से यूज करते हैं और कुछ शॉर्टकट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गए हम कोरल ड्रॉ के अंदर। सबसे पहला टूल हमने जो कल डिस्कस किया था वो था सिलेक्शन टूल, पिक टूल। आज का लेक्चर है शेप टूल के ऊपर। तो मैं बताना चाहूंगा आपको शेप टूल सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और आधे से ज्यादा हमारा काम शेप टूल ही करता है। शेप टूल का शॉर्टकट है F10। चलिए आइए देखते हैं इसे किस तरह से यूज किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है शेप टूल, तो इससे ही पता चलता है कि इसे हम मुख्तलिफ अलग अलग टाइप के शेप्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ शेप में चेंज करना है या फिर कुछ शेप देना है तो हम शेप टूल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, अब ये रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसे अगर मैं बड़ा छोटा करूंगा, ये सिलेक्शन टूल, क्योंकि इसका नाम ट्रांसफॉर्म टूल भी है, इसके अंदर अगर कुछ ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये ट्रांसफॉर्म तो होता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मैं जैसा चाहूं वैसा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये ऊपर वाले लाइन को क्या करना है, ट्रायंगल टेम्पल शेप देना, जैसे हम बचपन में टेम्पल बनाते थे वो शेप देना है, तो हम नहीं बना सकते यहाँ। इसमें क्योंकि 4 ही पॉइंट से 4 ही नोड्स हैं, हम नहीं बना सकते। तो जैसे मैं शेप टूल लूंगा, तो शेप टूल लेने के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे इसमें 4 काले पॉइंट्स हैं, ये 4 काले पॉइंट्स हैं। अब इन काले पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि ये अभी भी एक रेक्टेंगल में है। क्या मतलब, अगर मैं इसको शेप टूल इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस जैसा मैंने कल बताया था कि इसके नोड्स के अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि कोरल ड्रॉ एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इसमें जितने भी शेप्स हम बनाते हैं, जो डिफॉल्ट शेप्स दिए हुए हैं, वो शेप्स को इस तरह से कोड किया गया है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के तौर पर कोडिंग के जरिए इसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया, तो वो उस तरह से ही बिहेव करेगा। अगर मैं इसको अपने हिसाब से शेप देना चाहूं तो शेप टूल लेके सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Q। जैसे मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूं तो ये ब्लैक जो शेप है हमारा वो ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसे कोई भी शेप में दे सकता हूं, जैसे मैं ये शेप किसी भी तरह का शेप इससे क्रिएट कर सकता हूं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि मुझे एक टेम्पल जी का शेप चाहिए, तो मैं एक नोड सेलेक्ट करके बीच में लूंगा, डबल क्लिक से नोड ले सकते हैं हम, और इस नोड को जैसा शेप देना चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। ये तो हुई बात कि हम किस तरह से शेप टूल यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे ये एक डोम शेप में चाहिए, तो डोम शेप अगर बनाना है, इसको सर्कुलर बनाना है, तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर मुझे सर्कुलर बनाना है तो ये सर्कुलर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी भी हमने कन्वर्ट टू कर्व जो किया था ना, वो एक रेक्टेंगुलर शेप को किया था कन्वर्ट टू कर्व, लेकिन इसमें इस रेक्टेंगुलर शेप में 4 कंपोनेंट से अलग अलग, 4 लाइन से अलग अलग। अब इस लाइन को भी मुझे कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। लाइन को कन्वर्ट टू कर्व करने के अलग अलग तरीके हैं, आइए देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे ही मैं किसी भी नोड को या फिर किसी लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे शेप टूल के मेरे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहला है ये कन्वर्ट टू कर्व। अब मुझे इस लाइन को अगर कन्वर्ट टू कर्व करना है तो मैं इस लाइन को पहले सिलेक्ट करूंगा और इसे कन्वर्ट टू कर्व करूंगा। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू कर्व करूंगा तो इसके 2 एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। ये एंकर एरोज है, एरोज की मदद से हम जो शेप में इसको कन्वर्ट करना चाहें वो शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर्व शेप में चेंज करना चाहे तो कर्व शेप में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन कन्वर्ट टू कर्व हो गया, लेकिन वही मैं इस लाइन को करूंगा तो ये लाइन नहीं होगा कन्वर्ट कर्व शेप में।
समझ गए? अब इसको कर्व शेप करने के लिए हम दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैं डायरेक्ट इस लाइन को सिलेक्ट करके जहां जैसा कर्व चाहो वैसा कर सकता हूँ। दूसरा है इस एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके और इसका एंकर जो एरो है, इस एरो की मदद से मैं इसको कर्व कर सकता हूँ। ठीक, अब आइए देखते हैं कुछ और ऑप्शंस। तो यहाँ पे इसके बाद है कस्प नोड। तो जो नोड्स होते हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड अलग अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं। एक होता है स्मूथ नोड, एक होता है कस्प नोड। अभी फिलहाल ये हमारा कस्प नोड है। कस्प नोड किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा शेप, कोई भी ऐसा नोड जिसके अंदर कोन बन के आएगा, एक कॉर्नर बन के आएगा, एक कोन बन के आएगा, वो कस्प नोड कहलाता है। अगर मैं इस नोड को सिलेक्ट करूं तो ये कस्प नोड ऑफ है, इसका मतलब कि ये कस्प नोड है एक्चुअली। अगर मैं इसे स्मूथ नोड के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो ये स्मूथ नोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया नोड लेता हूं। अब स्मूथ नोड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नया नोड लिया है। अब मैं अगर इसको एंकर पॉइंट से मूव करता हूँ, इसको एंकर एरो से मूव करता हूँ अलग शेप देने के लिए, तो ये देखिए आप, अगर मैं एक राइट एरो को मूव करता हूँ तो लेफ्ट एरो भी खुद ब खुद मूव हो रहा है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी इस नोड को है ना दोनों तरफ कंट्रोल कर रहा है। इस तरफ की लाइन भी कंट्रोल कर रही है, इस तरफ की लाइन भी कंट्रोल कर रही है। तो इस तरफ ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्मूथ नोड है। ये कभी भी आपको स्मूथ नोड जब रहेगा ना ये, तो कभी भी यहाँ पे ये कॉर्नर नहीं बन के आएगा, कभी भी कॉर्नर नहीं बना सकते। अगर कॉर्नर बनाना है तो आपको इसको कस्प नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्मूथ नोड के जैसा ही एक और ऑप्शन है, तो ये है सिमेट्रिकल नोड। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले नोड को इस वाले एरो को इतना लंबा कर देता हूँ, इस वाले एरो को छोटा ही रहने देता हूँ। तो ये देखिए इधर का शेप अलग है और इधर का शेप अलग है, लेकिन जैसे ही मैं इसे स्मूथ नोड सिमेट्रिकल नोड में कन्वर्ट करूंगा तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। मतलब जैसा लेफ्ट साइड में वैसी राइट साइड में। अब इसके अलावा अगर मुझे कोई नया नोड ऐड करना है, यहाँ पे, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक से नया नोड ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, इसके ऊपर अगर वापस डबल क्लिक करूंगा तो ये डिलीट भी हो जाएगा। एक और तरीका यह है कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन डाल दूंगा मैं ऐड नोड, ये नोड ऐड हो जाएगा। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और क्या है, और ऑप्शन है, आइए हम चेक करते हैं एक और ऑप्शन। जैसे कि ये एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। अब इस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कि इसके अंदर हम कोई भी कलर फिल करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना चाहता हूँ। ये क्लोज है ना, मैं इसको क्लोज नहीं रखना चाहता हूँ, ब्रेक करना चाहता हूँ। मतलब चारों लाइन अलग अलग हो, या फिर कोई एक पॉइंट से मैं इसको अलग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे है ब्रेक कर्व। जैसे ही मैं ब्रेक कर्व के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कर्व ब्रेक हो जाएगा और इसके अंदर जो भी फिल था वो फिल अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज के अंदर फिल करने के लिए हमें एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो चारों तरफ से घिरा हो, तो इसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते। अब ये इसे मैं ब्रेक कर दिया, ये अलग अलग ब्रेक हो गया। आइए हम चेक करते हैं कि इसको किस तरह से वापस, अगर कोई ब्रेक कर्व है तो उसको जोड़ा किस तरह से जाए। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ज्वाइन टू नोड्स। जैसे मैं क्लिक करूंगा ज्वाइन टू नोड्स के ऊपर, दो नोड्स को सिलेक्ट करके, उन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके, तो वो ज्वाइन हो जाएगा खुद ही। ये कुछ ऑप्शन था शेप टूल के लिए। शेप टूल जब भी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वो अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के ऊपर अलग तरीके से बिहेव करेगा ये। और यही अगर मैं सर्कल के ऊपर यूज करूंगा इसको, तो ये सर्कल के ऊपर अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर मैं सर्कल को कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो वो उसके ऊपर अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर मैं इसको टेक्स्ट टूल के ऊपर अप्लाई करूंगा तो टेक्स्ट टूल के ऊपर अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर मैं इसको इमेज के ऊपर अप्लाई करूंगा तो इमेज के ऊपर बाहर का कुछ भी इंपोर्ट करके अगर लाए हम इमेज, तो इमेज के ऊपर अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो इसको एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।